हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग डिकोड एग्जाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक पूर्ण हो चुका है। अगर जो उसे आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, चैनल के जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का आज पहला प्रश्न देखते हैं। ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। और कथन दे रहा है कि हमारे सौरमंडल में बुध सबसे गर्म ग्रह है। तो ये पहला ही कथन क्या हो जाएगा, गलत हो गया है, क्योंकि जो सबसे गर्म ग्रह होता है वो कौन सा है, ये शुक्र है। शुक्र है। और शुक्र के सबसे गर्म होने के कारण ये होता है कि शुक्र ग्रह पे सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और जानते हैं आप लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड सब जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और सूर्य से प्रकाश मतलब सूर्य से आने वाली सभी प्रकाश या एनर्जी को वो अवशोषित कर लेती है। इसके वजह से शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है। हालांकि और दूसरा कथन दे रहा है कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। तो दूसरा कथन क्या है, सही है। और यहीं और जी एक प्रश्न पूछता है कि तापांतर सबसे ज़्यादा किस ग्रह का पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका बुध ग्रह का। ठीक, तब देखते हैं कौन सा इसका विकल्प सही है। ये असत्य है किंतु आर सत्य है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, आर्द्रभूमियों और भूमिगत जल समूहों जैसे अंतःस्थलीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है। हाइड्रोलॉजी, लेमोलॉजी, लिम्नोलॉजी या फिनोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का, लिम्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है ये, लिम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और देखिए, और जो मेरे बोलने का और जो आप लोग को लग रहा हो कि स्पीड थोड़ा कम है, तो मैं चाहूँगा कि वह से इसे 1.25 या 1.5 करके जल्दी जल्दी में इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें कहा है कि नदियों, झीलों, तालाबों और जलप्रपातों, आर्द्रभूमि और भूमिगत जल समूह जैसे अंतःस्थलीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, लिम्नोलॉजी। और यहीं पे थोड़ा बहुत लेमोलॉजी देखें तो ये महामारी का अध्ययन कहलाता है। किसका, तो ये महामारी का जो अध्ययन होता है ये लेमोनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आता है क्या, फेनोलॉजी। तो फेनोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का प्रयोजन का अध्ययन किया जाता है। और हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत जल के रूप के परिवर्तन या आदान प्रदान, जैसे इस स्रोत, विलीनता, वाष्पता, हिमपात, इन सब का उतार चढ़ाव से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न पुनः कथन और कारण का है। तो कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में तारकाय या सेट्रोसोम अनुपस्थित होता है। ये पहला कथन है, तो कथन क्या है, सही है। और कारण क्या दे रहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो कारण भी क्या है, सही है। और जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ना पहले कथन पढ़ लेते हैं, उसके आगे क्योंकि लगा देते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में तारकाय सेट्रोसोम अनुपस्थित होता है, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो तीसरे का ये दिया है, दोनों दोनों ए तथा आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि एलिफेंटा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शैलों को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। तब पहला कथन क्या है, सही है। ठीक। और दूसरा कथन क्या कर रहा है कि यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त है। दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन केवल दो सही है। तो बी में दिया है कि एक और दो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अचार में बैक्टीरिया जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं। विकल्प दे रहा है कि इनमें जनन नहीं हो पाता, इन्हें भरपूर पोषण नहीं मिल पाता, इनके जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं, या खाद्य तेल इनके लिए जहर होता है। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अचार में जो बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाते हैं, इसका कारण होता है इनके जीव द्रव्य संकुचित नहीं हो पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़ 1% सिकुड़ जाए, परंतु इसका द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। प्रश्न क्या अच्छा है, दे रहा घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हर्ष द्वारा संस्कृत में लिखित प्रसिद्ध नाटक नागानंद किस धर्म से प्रभावित रचना है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। हर्ष द्वारा संस्कृत में लिखित प्रसिद्ध नाटक नागानंद किस धर्म से प्रभावित है? तो ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से निम्नलिखित में से भारत के सबसे छोटे से बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है? दे रहा है गोवा, सिक्किम, मिजोरम। इसको देखिए, सबसे छोटा राज्य होता है ना, सबसे क्या है, गोवा। उसके बाद कौन सा आता है? गोवा के बाद से आता है आपका कहाँ गया, हाँ, गोवा के बाद से आता है सबसे, उसके बाद आता है सिक्किम। ठीक, यूँ कहा जाए कि सबसे छोटा क्या है, सिक्किम, सॉरी गोवा। उसके बाद आता है सिक्किम। ठीक, उसके बाद आता है क्या, त्रिपुरा। गोवा, सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा। दे रहा है कि छोटे से बड़े क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, उस गोवा होता है। उसके बाद उससे बड़ा सिक्किम होता है, और उससे बड़ा कौन सा होता है, त्रिपुरा होता है। उसके बाद नागालैंड होता है, और उसके बाद मिजोरम आता है। ठीक, हालांकि इसमें नागालैंड नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम। क्षेत्रफल के हिसाब से निम्नलिखित में भारत के सबसे छोटे से बड़े राज्यों का सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चोल शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, राजाराज प्रथम या परांतक प्रथम? देखिए, हालांकि ठीक से इस पर अंक लिखा तो नहीं गया है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, उसको सुन लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आया था परांतक प्रथम, और ये चोल शासक के जो संस्थापक थे विजयालय थे, और ये 885 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और इसके सबसे पहले, उसके बाद आए इसमें, और मतलब इन राजाओं में क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले आते हैं कौन, परांतक प्रथम, जो 957 ईस्वी से 973 ईस्वी थे। अर्थात देखेंगे कि चार कौन से सब पहले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में चार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाए। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं, पहले परांतक प्रथम, उसके बाद से राजा राज प्रथम जो 985 से 1014 तक थे। उसके बाद राजेंद्र प्रथम जो 1014 से 1044 तक थे। और उसके बाद से और दिया गया कुलोत्तुंग प्रथम जो 1070 से ईस्वी से लेके 1122 ईस्वी तक थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु ऑक्सीजन है। पहला ही कथन क्या है, गलत है, क्योंकि पृथ्वी के भूपर्पटी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है अधातु। यहाँ पे और जो अधातु दिया होता तो सही होता, लेकिन दिया पूछा क्या, धातु, तो धातु दिया तो ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए गलत है। उसके बाद ये पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु क्या है, सिलिकॉन है, तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि अधातु तो ऑक्सीजन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। न तो 1 और न ही 2 सही है, अर्थात कोई भी ऑप्शन इसका क्या है, सही नहीं है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 142, 141, अनुच्छेद 144 या 145? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 144। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो अनुच्छेद 144 है इसका। अगला प्रश्न पूरा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अगरतला, हवारो, बेंगलोर, वृषभावती दिया है, गांधीनगर नर्मदा दिया है, हैदराबाद मूसी दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो अगरतला है क्या, हवारो, अर्थात हवारो नदी की, मतलब हवारो नदी किनारे कौन सा स्थित है, अगरतला स्थित है। फिर बेंगलोर जो है ये वृषभावती नदी के किनारे, अर्थात ये भी सही सुमेलित है, ये भी है। उसके बाद है गांधीनगर। गांधीनगर जो है ना, ये नर्मदा नदी के किनारे नहीं है, बल्कि किसके किनारे है, ये साबरमती नदी के किनारे है, ये साबरमती नदी के किनारे है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात का महत्व दिया गया? डच, ड्रेन, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, डच।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा डच हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी मैदानी क्षेत्रों में उद्गमित होती है? टोंस नदी, राप्ती नदी, सई नदी या वरुणा नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए मैदानी क्षेत्रों से दो नदियां निकलती है, कई निकलती दो तीन तीन चार नदियां हैं, लेकिन ये सई नदी और वरुणा नदी ये दोनों क्या है मैदानी क्षेत्रों से निकलती हैं। क्योंकि तो आप देखते हैं किस ऑप्शन में है ये 2 और 4, तो बी ऑप्शन में क्या है 2 और 4 जो है सई और वरुणा जो नदियां हैं मैदानी क्षेत्रों से उद्गमित होती हैं। ठीक, और थोड़ा सा सई नदियों के बारे में देख लें। सई नदी क्या का सॉरी हाँ, सई नदी को प्राचीन समय में आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता था और ये गोमती की एक सहायक नदी है। सई किसकी सहायक नदी है ये भी पूछ सकता है, तो ये गोमती की एक सहायक नदी है। उसके बाद आता है वरुणा नदी, और ये जो सई नदी है ना ये हरदोई जिले में मतलब हरदोई जिले से उत्पन्न होती है। और उसके बाद वरुणा नदी एक गंगा नदी की एक छोटी सहायक नदी है और जो प्रयागराज जिले के फूलपुर जिले के मेलहम गांव से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक तत्व की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबर, स्टील, गीली चिकनी या क्वार्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या स्टील। निम्नलिखित में से किस एक तत्व की प्रत्यास्थता सबसे अधिक है? तो स्टील की प्रत्यास्थता क्या है सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। उसके बाद दे रहा है कि अगला प्रश्न 16 प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है जिसमें पदार्थ है, दूसरी तरफ सूची 2 है जिसमें शामिल तत्व है। देखिए इंग्लिश हिंदी और इसका ऑप्शन एक साथ नहीं आएगा, तो हम लोग इंग्लिश ही देख लेते हैं क्या कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आयरन पाया जाता है। तो ए का किससे सुमेलित हो जाएगा थर्ड से सुमेलित होगा। उसके बाद क्लोरोफिल में किस क्या पाया जाता है मैग्नीशियम। फिर विटामिन B12 में क्या पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है। और इंसुलिन में क्या पाया जाता है जिंक पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए ए का थर्ड में सुमेलित है, बी का किससे सुमेलित है 1 से सुमेलित है, और सी का किससे सुमेलित है 4 से कोबाल्ट से, और इंसुलिन का जिंक से 2 से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा सही हो जाएगा। 17 प्रश्न कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण पर सुझाव देने के लिए यूएन ढेबर की अध्यक्षता में ढेबर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1960 में किया गया था, 1985 में, 1970 में या 1980 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 1960 में ढेबर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि 4 बजे की बौछार किसकी विशेषता है? टुंड्रा जलवायु की, मानसून जलवायु की, या विषुवतीय जलवायु की, या भूमध्य सागरीय जलवायु की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषुवतीय जलवायु की भी जो विशेषता है ये 4 बजे की बौछार है। और थोड़ा सा विषुवतीय 4 बजे की बौछार के बारे में देखें तो विषुवतीय क्षेत्र में सूर्यताप अधिक होने के कारण वाष्पोत्सर्जन जो होता है वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है अधिक होती है। और जैसे जैसे शाम होता है तो वाष्पोत्सर्जित जल जो होते हैं संघनित होकर गरज और बिजली के साथ वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। और ये चूँकि जितने भी वर्षा होती हैं लगभग 4 बजे के बाद से ही होती हैं या 4 बजे तक होती है, इसलिए इसको 4 बजे की बौछार या विषुवतीय जलवायु की विशेषता कहा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित है? कौन से सही सुमेलित हैं? कार्डमम हिल्स, कोरोमंडल तट दिया है, तो ये क्या होगा सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो कार्डमम हिल्स है ये पश्चिमी घाट में है। कहाँ है ये? तो ये पश्चिमी घाट में है। उसके बाद कैमूर हिल्स जो दिया है क्या दिया कोकड़ तट, तो ये भी कोकड़ तट नहीं है, ये कहाँ है मध्य भारत में है। अगला दिया महादेव हिल्स, ये कहाँ है मध्य भारत में। मिकिर हिल्स पूर्वोत्तर भारत में। अच्छा 3 और 4 दिए आप क्या है सही है। तब देखते हैं 3 और 4 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 था ना, तो ऑप्शन नंबर ए में ही क्या है 3 और 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर भारतीय रेल मंडलों की मुख्यालय है? वाराणसी और गोरखपुर, प्रयागराज और गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर, या कानपुर और गोरखपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज और गोरखपुर। गोरखपुर में जो मतलब रेलवे का मुख्यालय है वह है उत्तर पूर्वी रेलवे। कौन सा है? यह उत्तर पूर्वी रेलवे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आप लोग सुन लीजिए, उत्तर पूर्वी रेलवे में है। और जो प्रयागराज में है ये प्रयागराज कौन सा है? तो उत्तर मध्य रेलवे का है।
अगला प्रश्न 21 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी? अंग्रेजों और डचों ने, डचों व डेनों ने, डेन व फ्रांसीसियों ने, डेन व अंग्रेजों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों और डचों ने। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी? तो अंग्रेज और डच ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। साइमन का मिशन दिया, ये कब आया था? तो ये 1928 में आया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये 24 मार्च 1946 में आया था। इसे साफ साफ लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाइए, 1946 में बोल दे रहा हूँ। उसका संविधान निर्माता की जो सब पहली बैठक हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था? ये भी 9 दिसंबर, ये भी 1946 को आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942, ये आया था 1942 को। इसलिए सबसे पहले देखिए साइमन कमीशन आया, एक पहला होगा। तो देखते हैं किस में ऑप्शन में पहला है, एक में है, दो में है, तो ये भी सही हो सकता है। सी में नहीं है तो गलत, डी में भी नहीं है तो गलत हो सकता है। अब देखते हैं कि ए के बाद से साइमन कमीशन के बाद से कौन सा आया? साइमन कमीशन के बाद से आया आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि 1942 में आया है। इसलिए ए के बाद से क्या आएगा? 4। तो ए के बाद से 4 केवल ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को एलिमिनेट प्रोसेस से लगाया जाता है तो काफ़ी आसान होता है, दिखने में बस कठिन होते हैं, थोड़ा बहुत ट्रिक लगाएंगे तो साल हो जाते हैं थोड़ा। और उसके बाद से 2 दिया है, तो 2 क्या था? कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को आया था। उसके बाद से संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है? माउंट कोटोपैक्सी, माउंट इरेबस, माउंट विसियस या माउंट चिम्बराजो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट चिम्बराजो जो है ये एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। और माउंट जो चिम्बराजो है ये अमेरिकी देश इक्वाडोर का माउंट चिम्बराजो, इक्वाडोर में एंडीज पर्वत पे जो, एक मिनट कहाँ गया, माउंट चिम्बराजो जो है इक्वाडोर देश में है ये। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिवस दे दिया, दूसरे तरफ उनकी तिथि दिया है। तो विश्व दलहन दिवस जो है ये 10 फरवरी को मनाया जाता है, अर्थात ए का किससे सुमिलित होगा? 2 से सुमिलित होगा। फिर उसके बाद विश्व शरणार्थी जो दिवस है ये 20 जून को मनाया जाता है। ठीक, तो बी का किससे सुमिलित होगा? बी का 4 से। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। बी सी का किससे हो जाएगा? सी का 1 से। और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसका ए का 2 से सुमिलित था, बी का 4 से सुमिलित था, सी का 1 से सुमिलित था और डी का 3rd से सुमिलित था। क्योंकि डी की क्या था? इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेटर्निटी, तो ये का था 4 फरवरी को था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कथन आर से चिह्नित किया गया है। जंगल जलवायु को प्रभावित करते हैं तथा वर्षा लाने में सहायक होते हैं। ये भी कथन क्या है? सही है। कारण दे रहा है वाष्पोत्सर्जन से वातावरण में नमी बढ़ती है। कारण भी क्या है? सही है। जंगल जलवायु को प्रभावित करते हैं तथा वर्षा लाने में सहायक करते हैं, दोनों कथन क्या है? सही है। और जो कारण जो है ये कथन की क्या सही व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि जितने ही वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा वायु में नमी जितनी बढ़ेगी और बारिश आने की संभावना इसलिए ज़्यादा होगी। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में सही दे रहा है। पहला ऑप्शन ही दिया है कि दोनों ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 का रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 13 मीटर, 17 मीटर, 20 मीटर या 26 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। हालांकि होता है कि 16.6 मीटर, लेकिन ये सही लगभग मान लिया जाता है 17 मीटर तक ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों को उनकी तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात जो सबसे ज़्यादा तट रेखा रखता है उसको सबसे पहले रखिए, उसके बाद जो जब दूसरे नंबर पर आता है उसको उस बाद में रखिए। तो सबसे जो ज़्यादा तट रेखा है वो कनाडा का है। किसका है? कनाडा का है। उसके बाद जो आता है किसका? नॉर्वे का आता है, अर्थात 1 और 3rd
उसके बाद किसका आता है, इंडोनेशिया का 1 3 4, उसके बाद आएगा रूस का, अर्थात 1 3 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 1 3 4 2 जो है ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है, व्यक्ति का, राज्य का, व्यक्ति व राज्य दोनों का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति व राज्य का। जो हालांकि भारतीय विकास का जो भारतीय मॉडल है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाया गया है, इसलिए व्यक्ति व राज्य दोनों के हितों को ये संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कि एक तरफ उद्योग दे दिया है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ उसका स्थान है। तो एल्युमिनियम कहाँ उत्पादित किया जाता है, रेनकोट में, अर्थात ए का किससे सुमिलित हो जाएगा, ए का थर्ड से। उसके बाद क्या है, सीमेंट, सीमेंट कहाँ से है, तो सीमेंट उत्पादित किया जाता है कहाँ, चूर्क में, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद नेक्स्ट है कागज, कागज कहाँ उत्पादित, मतलब कागज का कहाँ उत्पादन होता है, तो ये सहारनपुर में है, ठीक। तो ये सी का किससे हो जाएगा, 1 से, सी का सुमिलित होगा 1 से। और फर्नीचर कहाँ तब बनता है, एक ही बचा है, तो ये हो जाएगा बरेली। तो अब देखते हैं ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 अब किस ऑप्शन में है ये। ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 ही क्या है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था में एक देश से दूसरे देश के बीच पैसों का आदान प्रदान किए जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला स्विफ्ट कोड कितने अंकों का होता है, 3 से 6 अंक का, 5 से 9 अंक का, 7 से 11 अंक का या 8 से 11 अंक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 से 11 अंकों का। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था में एक देश से दूसरे देशों के बीच पैसों का आदान प्रदान किए जाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो स्विफ्ट कोड होता है 8 से 11 अंकों का होता है ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, एक मृगमरीच का आकाश का नीला दिखाई देना, पानी में डूबी हुई वस्तु का छोटा दिखाई देना या साबुन के बुलबुले का सूर्य प्रकाश से रंगीन दिखाई देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, पानी में डूबी हुई वस्तु का छोटा दिखाई देना किसके कारण दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। और ये जो मृगमरीच का होता है ना, ये ज़्यादातर रेगिस्तानों में बनता है, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और आकाश का जो नीला दिखाई देता है ये दिखाई देता है आपका किसके कारण, ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। और उसके बाद साबुन के बुलबुले का सूर्य का प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है, ये व्यक्तिकरण, जिसे इंटरफेरेंस भी बोलते हैं, उसके कारण दिखाई देता है, अर्थात व्यक्तिकरण के कारण। आप हालांकि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। पहला कथन ही क्या गलत है, क्योंकि यह अंग्रेजी में नहीं बल्कि लिखा गया था किसमें, ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। अगला कथन है इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1950 में किया गया था। तो ये दूसरा कथन क्या है, सही है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में दूसरा कथन दे रहा है। तो ऑप्शन ए में ही दिया केवल 2 सही, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 है। प्रश्न संख्या 33 का रहा है कि ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है, अग्नि को, रुद्र को, विष्णु को या प्रजन्य को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि को। इंद्र के बाद से सबसे ज़्यादा जो सूक्त समर्पित है किसको किया गया है, ये अग्नि को किया गया है। किसको, अग्नि को। और इनको लगभग 200 सूक्त समर्पित किया गया और यहीं पे इंद्र को लगभग 250 सूक्त को समर्पित किया गया है। और देखिए जो कहीं कहीं लग रहा हो कि मैं व्याख्या थोड़ा गलत कर रहा हूँ या प्रश्नों को थोड़ा उच्चारण में थोड़ा गलत हो जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उसका सुझाव कमेंट बॉक्स में दें या और सुझाव दें, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, अभी बस शुरुआत कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, ताकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगला वीडियो तभी आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंचेगा। कोई नहीं, प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन शासकों ने निर्भय नरेंद्र की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
शक शासकों ने, पाल शासकों ने, प्रतिहार शासकों ने या सेन शासकों ने? तो निर्भय नरेंद्र की जो उपाधि थी ये प्रतिहार शासकों ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहीं पे जो पाल शासकों की देखें तो ये परम सौगात की उपाधि धारण किए थे। किसका? तो ये परम सौगात। और ये जो सेन शासक थे ये परम सौर की उपाधि धारण किए थे। किसका? तो परम सौर। मैं बोल दे रहा हूँ, बस लिखा नहीं जा रहा है, बस आप लोग समझ जाइएगा, परम सौर। और शक शासकों ने, तो जो शक शासक थे ये महाक्षत्रप की और स्वामी की उपाधि धारण किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 35, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक रामसर आर्द्रभूमि है, दूसरी तरफ राज्य है। तो जो नंदूर, देखिए हिंदी और इंग्लिश एक साथ करने पर उसका ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इंग्लिश देख लेते थोड़ा छोटा करके। जो नंदूर मधमेश्वर है ये नासिक में है। और नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अर्थात ए का किससे सुमिलित हो जाएगा? 2 से। ए का सुमिलित हुआ 2 से। उसके बाद क्या है? पाला या पलक दिल, मतलब पाला या पलक वेटलैंड है, या इसको पाला आर्द्रभूमि भी कहते हैं। तो ये कहाँ से सुमिलित है? तो ये मिजोरम से सुमिलित है। ये मिजोरम है, इसलिए बी का किससे सुमिलित हो जाएगा? बी का 1 से सुमिलित हो जाएगा। ठीक, ए का 2 बी का 1। अब देखिए ए का 2 बी का 1 केवल ऑप्शन बी में ही है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग, और जो किसी को ये वाला नहीं पता होगा इसके बाद वाला पता होगा, तो उसके लिए क्या करें, तो फिर हम लोग पूरा ही देखते हैं। सिरपुर आर्द्रभूमि जो है ये मध्य प्रदेश में है। जो सिरपुर वेटलैंड है ये कहाँ है? एमपी में है। अर्थात सी का किससे सुमिलित होगा? 4 से सुमिलित होगा। अब देखिए सी का 4 इसमें मिल रहा है। और उसके बाद से आसन वेटलैंड है, ये है आपका उत्तराखंड में। तो डी का किससे सुमिलित होगा? 3rd से सुमिलित, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कि कोयले का उपयोग किया जाता है किसके लिए? प्रश्न संख्या 36 का रहा है कि कोयले का उपयोग किया जाता है किसके लिए? औषधियाँ बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए, नेफ्थलीन बनाने के लिए या उपयुक्त सभी बनाने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्थलीन बनाने के लिए किया जाता है। और देखिए, और जो बोलने में लग रहा हो कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ स्पीड में, तो मैं चाहूँगा कि इसको स्पीड बढ़ा के 1.25 या 1.3 कर सकते हैं और इसको जल्दी से खत्म भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 37 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कास्मिक विकिरण की खोज, विक्टर फ्रांसिस हैस, ये क्या है? सही है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 37 में देखते हैं। और उसके बाद से नाभिकीय बलों का सिद्धांत किसने खोजा था? तो हेडकी इकावा ने, ये भी क्या है? सही है। फिर उसके बाद तापिक आयतन का सिद्धांत किसने खोजा था? तो मेघनाथ साहा ने, तो ये भी क्या है? सही है। और पूछा है कौन सही नहीं, तो इसलिए बचा क्या? डी बचा, इसलिए डी के क्या हो जाएगा? सही नहीं हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन, तो ये क्या है? डी ऑप्शन क्या है? गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बल्कि क्रिश्चियन हार्डगेंस, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्रिश्चियन हार्डगेंस ने इसकी खोज, इस तरंग की खोज किया था। अगला प्रश्न है कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, पंतनगर में या मैसूर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस योजना को 1 जनवरी 2003 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। पूछा कौन सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है, क्योंकि ये 1 जनवरी 2003 को नहीं बल्कि 1 जनवरी 2004 को प्रारंभ किया गया था। उसके बाद पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत केवल निवासी भारतीय नागरिक ही शामिल हो सकते थे। ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि निवासी नहीं, निवासी और अनिवासी दोनों ही शामिल हो सकते हैं, इसलिए वे गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? नॉट तो 1 और नॉट तो 2 दोनों सही नहीं है, मतलब दोनों, नॉट तो 1 नॉट तो 2। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें
40 प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक दलहनी फसल का उत्पत्ति स्थल भारत में नहीं है। एक अरहर है, उड़द है, मूंग है या चना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी, जो चना है इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है, बल्कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, दक्षिण यूरोप में हुई है। और बाकी जो फसल है जैसे कि उड़द हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, इन दलहनी फसलों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो भारत में हुई थी। बाकी जो चना है इसकी उत्पत्ति ये दक्षिणी यूरोप में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है, तो संगाई हिरण जो है ये केयुबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात ए का किससे सुमिलित हो जाएगा, 2 में। ए का किससे सुमिलित होगा, 2 से। जो केयुबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में नहीं, मणिपुर में है। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद नीलगिरी ताहर, ये नीलगिरी ताहर जो है बी का थर्ड में जाएगा। ईराकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और ये तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए बी का किससे सुमिलित हो जाएगा, थर्ड से सुमिलित होगा। उसके बाद क्या है, स्वयंप हिरण। ये जो स्वयंप हिरण है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, अर्थात सी का किससे सुमिलित हो जाएगा, 4 से सुमिलित होगा। उसके बाद नेक्स्ट है उड़न गिलहरी, ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में है, अर्थात डी का किससे सुमिलित हो जाएगा, 1 से सुमिलित होगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए का 2 से सुमिलित था, बी का थर्ड से था और सी का 4 से था, डी का 1 से सुमिलित था। अगला है प्रश्न संख्या 42 का है, निम्नलिखित में से किसने फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। अजीजुद्दीन खान, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्जा मोहम्मद अली या तालिब अमोली। तब इस सही आंसर हो जाएगा इसका क्या, फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, अजीजुद्दीन खान। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा, अजीजुद्दीन खान। ऑप्शन नंबर ई इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही सुमिलित है। एक तरफ भौतिक राशि दिया है उसके तरफ, और दूसरी तरफ क्या दिया है, एसआई मात्रक दिया है। पूछा कौन सा एक युग्म सही सुमिलित है। तो ऑप्शन देखिए, प्रतिरोध दिया है क्या, एम्पियर। तो प्रतिरोध जो होता है एम्पियर, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है एम्पियर नहीं होता है, होता क्या है इसका, ओम होता है। क्या होता है, ओम। उसके बाद ज्योति तीव्रता दिया है ल्यूमेन, तो ज्योति तीव्रता ल्यूमेन नहीं होता है, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। और ये जो ल्यूमेन है ये ज्योति फ्लक्स का होता है। लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बस बोल दे रहा हूँ, ल्यूमेन जो ज्योति फ्लक्स का होता है। उसके बाद दिया वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक है बार तो होता है, लेकिन एसआई मात्रक बार नहीं होता है। ठीक, एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और ऊर्जा का जो दिया ऑप्शन नंबर डी, जूल, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, जूल। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है जूल, बाकी तीनों क्या है, गलत दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, पूसा और रूबी, अर्का विकास एवं सोनाली किस फसल की प्रमुख उन्नत देशी किस्म है। प्याज की, आलू का, प्याज का, टमाटर का या भिंडी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टमाटर का। ये जो पूसा, रूबी, अर्का विकास, ये सोनाली जो हैं ये टमाटर फसल की किस्में हैं। प्रश्न संख्या 45 का रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राचीन समय में सुकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो सोनभद्र क्षेत्र, शामली क्षेत्र, संभल क्षेत्र या सोरो क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोरो क्षेत्र। जो सोरो क्षेत्र था, ये जो सोरो क्षेत्र था इसको उत्तर प्राचीन समय में सुकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और ये क्या है ना कि कासगंज जिले में एक पवित्र धार्मिक स्थल भी है सोरो। अगला प्रश्न देखते हैं, डबल रोटी। प्रश्न संख्या 46 का है, डबल रोटी निर्माण उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलियम, सैकरोमाइसेज या एस्परजिलस या अल्टरनेटिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैकरोमाइसेज। डबल रोटी निर्माण उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, सैकरोमाइसेज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, बेंगलुरु दिया है। तो ये कहाँ है, ये बेंगलुरु में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
सॉरी, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो दिया है ये बेंगलुरु में नहीं है, बल्कि है कहाँ है ये है आपका मोहाली में। मोहाली पड़ता कहाँ है ये, तो पंजाब में पड़ता है। ठीक, तो ये कहाँ है, मोहाली में। ऑप्शन नंबर पहला ही गलत दिया है, इसलिए पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सुमेलित नहीं है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये जो दिया चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये कहाँ है, जयपुर में है। उसके बाद द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई में है। और वन आनुवांशिक वृक्ष प्रजनन स्थान कहाँ है, कोयम्बटूर में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्राय प्रयोग होने वाला भू राजनीति शब्द को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, गुल्के के द्वारा, फेब्रे के द्वारा, रुडोल्फ जेलन के द्वारा, या अगस्त कांटे के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 48 का सही आंसर हो जाएगा इसका क्या, भू शब्द को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक रुडोल्फ। ये स्वीडिश राजनीतिज्ञ भी थे और वैज्ञानिक भी थे। कौन थे, रुडोल्फ जेलन। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रुडोल्फ जेलन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं कि अशोक के किस शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति का आह्वान किया गया था। बृहद शिलालेख 1, बृहद शिलालेख 1 और ये क्या दिया भाई, ये यहाँ बृहद शिलालेख 2 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बृहद शिलालेख 3 और बृहद शिलालेख 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के जो बृहद शिलालेख 4 थे, इसमें भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति का आह्वान किया गया था। इसलिए इस ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 का क्या कह रहा है कि सीसा जस्ता और चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स खनन प्रदेश के किस देश में स्थित है। खनन प्रदेश किस देश में स्थित है, ब्रोकन हिल्स खनन प्रदेश किस देश में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, DR कांगो या ब्राजील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया। 50 का आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ये जो ब्रोकन हिल्स जो है, जो सीसा जस्ता और चांदी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। और विश्व का जो सबसे अधिक सीसा या अयस्क का संचित भंडार है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और विश्व में जस्ता अयस्क के उत्पादन देशों में ऑस्ट्रेलिया का स्थान कितना आता है, लगभग तीसरा आता है। उसके बाद से प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाइयों के अवरोही अर्थात क्या है, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या दिया, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत या कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा क्या, कंचनजंगा। 4 इसमें सबसे पहले आ जाएगा। ठीक, और कंचनजंगा के बाद आ जाएगा इन तीनों में से आपका आएगा नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत किस में है, 1 में, था 4-1 हो जाएगा। और नंगा पर्वत के बाद से क्या आ जाएगा, नंदा देवी, अर्थात 4-1-2। अब देखेंगे 4-1-2 किस ऑप्शन में है, कितना था, 4 था, 1 था, 2 था। अब उसके बाद बचेगा 3 ही बचेगा, कामेज 2 हो जाएगा, 4-1-2-3। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे पहले कंचनजंगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, नंगा पर्वत, फिर उसके बाद नंदा देवी, और उसके चौथे नंबर पे कामेत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 52 का है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में दे रहा है, ये दे रहा है आपका दुर्गाबाई देशमुख। तो उन्होंने वर्ष 1937 में आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप, ये जो पहला कथन है ये सही हो जाएगा। ये और ये क्योंकि 1937 में आंध्र महिला की सभा की स्थापना किसने किया था, तो दुर्गाबाई देशमुख ने किया था। फिर उसके बाद क्या है, वो भारत की संविधान सभा की महिला सदस्य के रूप में भी चुनी गई। तो ये भी क्या है, सही है। दोनों कथन क्या है इसका, प्रश्न संख्या 52 का क्या, दोनों कथन क्या कर रहा है, सही दे रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोनों कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश से, तुगलक वंश से, सैयद वंश से या लोधी वंश से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह जो था ये तुगलक वंश से संबंधित था। और ये जो मोहम्मद शाह था दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था। कौन सा शासक था? ये अंतिम शासक था और इसने शासन किया था 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक। 1390 से लेकर 1394 तक। और इसी ने नासिर उद्दीन की उपाधि भी उपाधि भी धारण किया था, नासिर उद्दीन। अगला प्रश्न क्या करा है? पायरीला किस फसल का प्रमुख कीट है? तंबाकू का है, गन्ना का है, मूंगफली का है या तिल का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का। पायरीला जो है गन्ने का प्रमुख कीट है। किसका है? गन्ने का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पायरीला किसका प्रमुख कीट है? गन्ने का है। और तिल का जो प्रमुख कीट होता है ना, फल की सुंडी होती है। क्या होती है? सुंडी, फल की सुंडी। और जो मूंगफली का जो प्रमुख कीट होता है एक सफ़ेद, इसको क्या कहते हैं? सफ़ेद गिटार, सफ़ेद गिटार बोलते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ बस, सफ़ेद गिटार बोलते हैं। और तंबाकू का जो प्रमुख कीट होता है इसको केवल गिडार कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? गिडार कहते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, दूसरे तरफ उनका क्या है? जन्म स्थान है। तो बीरबल कहाँ से सुमेलित है? मतलब दिया कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बीरबल कहाँ से थे? पूछा कौन एक सही सुमेलित, अर्थात 3 सुमेलित नहीं होंगे। तो बीरबल दिया है कन्नौज से, तो ये भी क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि बीरबल कन्नौज से नहीं थे, ये कहाँ से थे? जालौन से थे। उसके बाद टोडरमल किया दिया है सीतापुर, ये भी हाँ, ये क्या है? सही सुमेलित है। बी इसका सही है। टोडरमल कहाँ से संबंधित है? तो सीतापुर से। अगला जो दिया हम भी अगला भी देख लेते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहाँ दिया है? ये अलीगढ़। ये अलीगढ़ से नहीं संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है? ये बदायूं से संबंधित है। इनका जन्म हुआ था बदायूं में। और उसके बाद अमीर खुसरो कहाँ से? ये आगरा से नहीं बल्कि पटियाली जो कासगंज में पड़ता है वहाँ से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही सुमेलित है। इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 के निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरेट के अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है? कैल्सोफेराल, टोकोफेराल, फिलोक्यूनान या बायोटीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कैल्सोफेराल। प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट की अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, कैल्सोफेराल जो है ये अवशोषण की प्रक्रिया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट के अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है कैल्सोफेराल। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थानीय पौने हैं, दूसरे तरफ क्या है? स्थान है। तो देखते हैं स्थानीय पौने क्या कर रहा है। ये जो सिराको है, ये जो सिराको, एक मिनट, कहाँ गया? तो ये जो सिराको है, ये सिराको मरुस्थल की में चलने वाली एक गर्म हवा है। और ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली एक गर्म हवा है जो शुष्क एवं रेतीली वायु होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? दिया है सही सुमेलित है, लेकिन पूछा इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि सही है। उसके बाद दिया है फान। तो फान ये होता है, ये चिनूक के समान ही, पता ही होगा चिनूक जो है ये गर्म हवा है। और ये चिनूक के समान ही आल्प्स पर्वत के दक्षिण ढाल के ऊपर उड़ने वाली उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। तो ये भी क्या है? सही है। उसके बाद चिनूक जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर, तो ये भी क्या है? सही है। उसके बाद दिया है ब्लैक रोलर, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी ढाल पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि जो ब्लैक रोलर है, ये कहाँ ब्लैक रोलर, हाँ, ये जो ब्लैक रोलर है ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि उत्तर अमेरिका में बहने वाली एक स्थानीय गर्म हवा है। गर्म हवा है स्थानीय, और उत्तरी अमेरिका में बहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रमशः सर्वाधिक जैन व बौद्ध आबादी वाले जिले कौन से हैं? ललितपुर व आगरा, लखीमपुर खीरी व हमीरपुर, आगरा व मुरादाबाद, श्रावस्ती व ललितपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जैन जो पाए जाते हैं ललितपुर में पाए जाते हैं। और ये ललितपुर पता होगा कि ये मध्य प्रदेश के पास है। यूपी का जो नक्शा देखे होंगे तो देखे होंगे इससे छोटा सा जो लटका हुआ जिला है पूरी तरह से एमपी में लगता है, ये ललितपुर ही है। तो ललितपुर वही है। उसके बाद से खीरी, ललितपुर व आगरा। सर्वाधिक जो बौद्ध जो है ना ये आगरा में है। बौद्ध जो है सबसे ज़्यादा आगरा में है और सबसे ज़्यादा जो जैन है ये ललितपुर में। इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती या हमीरपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है ये? गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? गौतम बुद्ध नगर में। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ कितना था? तो यहाँ पर हुआ था लगभग 49.1% दशकीय वृद्धि हुई थी। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूरे यूपी में केवल कितना हुआ था? तो 20.23% की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न 60 का रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। कथन कर रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की आवाज स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या क्या है? 60। ये क्या है? सही है। पहला कथन ही क्या सही है? कारण का राज्य ऐसे कर आरोपित कर सकता है जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। तो कारण भी क्या है? सही है। लेकिन देखिए, लेकिन जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कथन पढ़िए उसके बाद से क्या लगा दीजिए? क्योंकि। मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि लगाने वास्ते और जो कारण पढ़ लीजिए। जो सही लग रहा है कि हाँ ये कारण सही होगा तो व्याख्या कर रहा है। तो देखिए अब दोनों कथन ए तथा आर सत्य हैं, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या क्या है? नहीं कर रहा है। तब देखते हैं कौन से ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सत्य है, लेकिन सही इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 61 है कि रैम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक अस्थायी और प्राथमिक मेमोरी है। यह क्या है? यह एक अस्थायी और प्राथमिक मेमोरी है। तो पहला कथन क्या है? ये इसका सही है। ठीक, पहला कथन सही है। उसके बाद इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है। देखिए जो दूसरा कथन कर रहा है ना कि इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर है, तो ये कथन क्या है? गलत है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। केवल एक ही सही है। कौन सा सही है? केवल एक सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता कहा जाता है? प्रश्न संख्या 62 है, किसे स्वतंत्र भारत का सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता कहा जाता है? तो ये होता है किसको? पीसी महालनोबिस को, एस केडे को, या जयप्रकाश नारायण को, या बी आर मेहता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एस केडे को। और एस केडे का जो पूरा नाम था, एस केडे का पूरा नाम था सुरेंद्र कुमार डे। और थोड़ा सा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के देखें तो भारत में जो सामुदायिक विकास की जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। और इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराने में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री और सहकारिता और पंचायती राज्य मंत्री जो थे सुरेंद्र कुमार, उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। और इसी कारण से एसके डे को भारत के सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 63
कि उत्तर प्रदेश से वर्ष 1846 में प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार के नाम से कहाँ प्रकाशित हुआ था। जो सरदल अखबार जो था कहाँ से प्रकाशित हुआ था। 63। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लखनऊ, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा से ये प्रकाशित हुआ था। उत्तर प्रदेश से उर्दू का जो पहला अखबार आगरा कॉलेज के प्रोफेसर जो एक सीफेक थे, उन्होंने 1846 में सरदल अखबार नाम से आगरा में इसको प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है कि 64 कि निम्नलिखित में से किस एक मुगल कालीन स्थापत्य का निर्माण अकबर ने नहीं कराया था। आगरा में जहांगीरी महल, आगरा में मोती मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा या इस्लाम खां का मकबरा। तो पूछ रहा है कि किस निम्नलिखित में से किस एक मुगल कालीन स्थापत्य का निर्माण अकबर ने नहीं कराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन नंबर बी, आगरा में मोती मस्जिद। जो आगरा में मोती मस्जिद था इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और बाकी अन्य जो हैं इसका निर्माण ऑप्शन नंबर बी, इसके निर्माण कराया था शाहजहां ने। बाकी आगरा में जहांगीर महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा किसने कराया था, अकबर ने। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक एशियाई देश दिया है, दूसरे तरफ सूची 1 उसका मुद्रा दिया है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा होती है क्या होती है, वान होती है, सबको पता ही होगा। उसके बाद वियतनाम की जो मुद्रा होती है डोंग होती है। क्या होता है, डोंग। अर्थात ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है किर्गिस्तान। जो किर्गिस्तान की जो मतलब मुद्रा होती है ये क्या कहलाती है, सोम कहलाती है। अर्थात सी का किससे सुमिलित होगा, सी का 2 से सुमिलित हो जाएगा। उसके बाद फिलीपींस बचा, फिलीपींस के तो एक ही बचा है तो क्या हो जाएगा, पीसो। अर्थात पीसो किससे हो जाएगा, डी का 1 से सुमिलित हो जाएगा। अर्थात ए का 4, बी का 3 और सी का 2। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये है। तो ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर ए में ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। HP मोदी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, VV गिरी या डॉक्टर बी रामकृष्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले सबसे ये पता होगा जो राज्यपाल सबसे पहले यूपी की जो पहली राज्यपाल थी ये सरोजिनी नायडू थी, जो 1947 से लेकर 1949 तक थी। उसके बाद से आए आपके जस्टिस विधु भूषण मालिक, ये जो कार्यवाहक थे। लेकिन उसके बाद से आए HP मोदी, और HP जो मोदी थे ये मई 1949 से लेके जनवरी 1950 तक थे। लेकिन हम लोग केवल डेट ही लिखते हैं, ये 1949 से लेके 1949 से थे कब तक, 1950 तक। उसके बाद से आए आपके कौन, कन्हैया लाल मणिकलाल, जो 1952 से थे, सॉरी जो HP मोदी थे 49 से लेके ये 52 तक थे। उसके बाद कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जो थे 1952 से 1957 तक थे। उसके बाद VV गिरी जो थे ये 1957 से और 1960 तक थे। अब देखिए एक प्रश्न बहुत पूछता है, मतलब पूछ सकता है कि जो कौन से व्यक्ति हैं जो राज्यपाल भी रह चुके हैं तब और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये VV गिरी हैं। ठीक। और उसके बाद से डॉक्टर बी रामकृष्ण राव 1960 से लेके कब तक थे, तो 1960 से लेके 1962 तक थे। ये 60 से 62 तक थे। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा इसका, 1 2 3 4। कि पहले HP मोदी, फिर कन्हैया लाल मणिकलाल, फिर VV गिरी, डॉक्टर BS रामकृष्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से महासागरों के अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या है। जो महासागर हैं उनके अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। महासागरों के अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित नहीं होता था? संवाद, कौमुदी, उद्बोधन, इंडियन मिरर या कॉमनवेल्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जो था ये एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया एक पत्रिका था और ये कलकत्ता से प्रकाशित नहीं होता था। और संवाद, कौमुदी के बारे में देखें तो ये राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित किया गया था। और उद्बोधन जो था ये रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और उसके बाद से इंडियन मिरर जो था देवेंद्र नाथ टैगोर, इसके प्रकाशक मतलब वो इस पत्रिका के जो प्रकाशित करते थे ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ये कॉमनवेल्थ ही जो था ये कलकत्ता से प्रकाशित नहीं किया जाता। ये बाकी ये तीनों लोग संवाद, कौमुदी, इंडियन मिरर, दोनों ये कलकत्ता से संबंधित थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है चितौरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बाराबंकी में है, बहराइच में है, बागपत में है या बांदा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो चितौरा झील है ये बहराइच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक स्थल है और दूसरे तरफ अवस्थित है। तो पहला दिया है हुलास खेड़ा कहाँ है? ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही सुमेलित है। उसके बाद बास खेड़ा कहाँ दिया है? ये कानपुर। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि बास खेड़ा जो है ये कानपुर में नहीं है बल्कि है कहाँ? ये शाहजहाँपुर में है। ये कहाँ है? शाहजहाँपुर में है ये, ठीक। उसके बाद अंतरजी खेड़ा कहाँ है? एटा में है। फिर काकंडी कहाँ है? ये भी देवरिया में है। अर्थात ये तीनों में मिला हुआ ऑप्शन बी नहीं सुमिलित था और पूछा कौन सुमिलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो बांसखेड़ा है कानपुर में नहीं है, ये शाहजहाँपुर में है। प्रश्न संख्या 71 का रहा है सूर्यताप का लगभग कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? 2%, 14%, 27% या 51%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51%। 51% जो है सूर्यताप का जो 51% है पृथ्वी को प्राप्त होता है। और सूर्यताप के बारे में देखें तो पृथ्वी पर पहुंचने वाले जो सौर विकिरण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सूर्यताप कहा जाता है। और सूर्यताप से निकलने वाली ऊष्मा का लगभग 51% भाग ही पृथ्वी की ऊपरी सतह तक पहुंचता है। और उसमें से भी धरातल पे जो सूर्यताप का लगभग 2% भाग होता है जो परावर्तित हो जाता है। और सौर विकिरण का लगभग 14% भाग वायुमंडल प्राप्त करता है। और इसी में से बादलों के सतह और सौर विकिरण का लगभग 27% में भी भाग परावर्तित हो जाता है। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं और नेक्स्ट देखते हैं अगले वीडियो में।